ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। हिंदी को भाषा का गहना कहा जाता है और ये सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं बल्कि ये भाव की प्रतीक भी। लेकिन महाराष्ट्र में इसी हिंदी पर सियासी युद्ध है। ऐसा युद्ध छिड़ा है कि शिवसेना उद्धव गुट के सामने राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। फडणवीस सरकार ने स्कूल्स में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाए जाने के निर्देश की बात कही थी, जिसको लेकर राज्य की सियासत गरमाई थी। अब आज उद्धव ने सड़क पर उतरकर इसको लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, जिसका अब असर यह हुआ है कि शाम होते होते महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को हिंदी के मुद्दे को लेकर यू टर्न लेना पड़ा है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर घमासान अब थमता दिख रहा है। उद्धव और राज ठाकरे का साथ आने का असर ये हुआ कि आज महाराष्ट्र सरकार को अपने कदम पीछे खींचते हुए फिलहाल 1ली से 5वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला रद्द करना पड़ा। आणि आम्ही असा निर्णय केलेला आहे की त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ही भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी, ती कशा प्रकारे करावी, कुठली करावी, काय मुलांना चॉईस द्यावा, याचा निर्णय करण्याकरता राज्य सरकारच्या वतीनं डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक कमिटी तयार करण्यात येईल। दरअसल राज्य में हिंदी भाषा विवाद इतना बढ़ गया था कि इसको लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। ठाकरे बंधु कह रहे थे कि फडणवीस सरकार हिंदी को जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रही है, जबकि महायुति की तरफ से कहा गया था कि कहीं भी हिंदी भाषा को जबरन नहीं थोपा गया है। आज ही महाराष्ट्र की राजनीति में यह मुद्दा और गरमाया था जब मॉनसून सत्र की पूर्व संध्या पर हिंदी थोपने से जुड़े सरकारी प्रस्ताव की शिवसेना यूबीटी ने कॉपी जलाई थी। इस प्रदर्शन में उद्धव भी शामिल हुए थे। महाराष्ट्रामध्ये मराठीवरती हा जो काही अत्याचार होतोय आणि हिंदीला विरोध नसला तरी हिंदीची सक्ती आम्ही लादू देणार नाही। नुसता भव्य ना महाभव्य मोर्चा असेल। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को रखा था। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू किया गया था। यानी मराठी और अंग्रेजी मीडियम में कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को चुन सकते थे, लेकिन अब ये फैसला रद्द हो गया है। यही हम कहना चाहते हैं कि 1ली की कक्षा के विद्यार्थियों पे कोई सख्ती ना हो, इतना प्रेशर उन पे ना डाला जाए, यही बात है। ये किसी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन कोई भी सख्ती हम पे चलेगी नहीं। दूसरी बात यही है कि ये सेंटिमेंट अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में है और इस सेंटिमेंट का आदर बिल्कुल होगा। इसी मुद्दे को लेकर उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आने वाले हैं, एक मंच पर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही फडणवीस ने फैसला वापस लेकर एक नया दांव चल दिया है। दरअसल इस विरोध के भी कई कारण हैं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा सिर्फ एक माध्यम नहीं है बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। लोगों को डर है कि हिंदी की अनिवार्यता से मराठी भाषा का महत्व और स्थान कमजोर हो जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि हिंदी को थोपने की कोशिश हो रही है, जबकि महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां मराठी मातृभाषा है वहां दूसरी भाषा को 1ली कक्षा में थोपना स्थानीय भाषा के खिलाफ है। ये बात भी विपक्ष ने कही। एनईपी में त्रिभाषा नीति का जिक्र है, लेकिन उसमें राज्य को स्वतंत्रता है कि वो कौन सी भाषा चुने। महाराष्ट्र में पहले से ही मराठी, हिंदी और इंग्लिश सिखाई जाती है, लेकिन हिंदी 1ली कक्षा से अनिवार्य करना इसे जबरदस्ती बनाता है। कई संगठनों का कहना था कि ये राज्य सरकार की ओवररीच है और इसी का असर है कि अब फैसला रद्द हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि हिंदी भाषा की सख्ती मराठी के लिए नुकसानदेह हो सकती है, इसका डर सभी लोगों के मन में है। क्या हिंदी को बढ़ावा दिए जाने के कारण मराठी का महत्व कम करने का कोई प्लान है? भविष्य में हिंदी लादना है मराठी भाषिकों पर, इसका डर
ये सारे मुद्दे लेकर आज जनमत जो है एकजुट बन रही है उनकी, और विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं और यही इसी के कारण पर राजनीति हो रही है। हिंदी को लेकर खुद महायुति के पार्टनर भी बट गए थे। अजीत पवार ने कहा था कि वो भी पहली कक्षा से बच्चों पर हिंदी थोपने के पक्ष में नहीं है और अपनी इस बात को वो मंत्रिमंडल की बैठक में जरूर उठाएंगे, जिसका असर भी हो गया। त्यांनी आपल्या आपल्या देशामध्ये आपल्या राज्यामध्ये त्यांची मातृभाषा आहे ती तर पहिलीपासून आलीच पाहिजे, त्याच्याबद्दल दुमत नाही। उद्या कॅबिनेट आमची असते, आम्ही त्याच्यामध्ये चर्चा करू। उद्धव और राज के एक साथ आने का असर ही है कि पहली से 5वीं क्लास तक हिंदी पढ़ाने के प्रस्ताव को अब महाराष्ट्र सरकार रद्द कर चुकी है। देखिए, हिंदी विवाद जो है वो भले ही थमता दिख रहा हो, लेकिन इससे एक नया राजनीतिक अध्याय अब जरूर शुरू हो सकता है। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे उद्धव ठाकरे और उनके भाई राज ठाकरे एकजुट होकर 5 जुलाई को मार्च करने वाले हैं। अब सवाल है कि क्या मराठी की बात करने वाले दोनों भाइयों के लिए ये एक मौका है? इसी पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हिंदी विरोध ने महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। 20 साल में पहली बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नजर आने वाले हैं। यानी दो भाई जो अलग अलग राह पकड़ चुके थे, अलग पार्टियां बना चुके थे, वो अब एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। भाई अलग अलग पार्टी है, एक विचारधारा है मराठी अस्मिता की, मराठी माणूस के कल्याण की। वो एक साथ एक आकर मराठी माणूस और मराठी भाषा के लिए एक आंदोलन में एक साथ चलने वाले हैं। उसका मतलब, उसका अर्थ क्या है? ये पॉलिटिकल अलायंस है। साल 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था। उसके बाद से राज और उद्धव ठाकरे को कभी भी राजनीतिक मोर्चे पर एक साथ नहीं देखा गया है। महाराष्ट्र की राजनीति राज्य की मानसून की तरह है। जिस दिन मौसम विभाग भारी बारिश की चेतावनी देता है, उस दिन धूप खिल जाती है। वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति में कब करवट ले, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। दशकों की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए और विचारों की दुश्मनी एक थाली में खाने के लिए मजबूर कर दी जाए, ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही संभव है। दरअसल महाराष्ट्र में दोनों के लिए एक साथ आना मजबूती भी है और मजबूरी भी। क्यों? अब ये समझिए। एक साथ रैली कर निकाय चुनाव से पहले संभावित राजनीतिक गठबंधन का भी संदेश देने की कोशिश की गई है। रैली मराठी गौरव और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की भावना को फिर से जीवित करने की कोशिश मानी जा रही है। दोनों ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही वो अलग अलग हैं, लेकिन मराठी संस्कृति और राज्य के लिए एक हो सकते हैं। अनेक जे विषय आहेत महाराष्ट्राशी संबंधित, मला असं वाटतं की त्या सगळ्या गोष्टींचा एक सामूहिक त्याला विरोध, कळलं का, खास करून हिंदीला, खास करून हे भाषेच्या सक्तीला, याच्यासाठी म्हणून तो 6 तारखेचा मोर्चा आहे। मी बाकीच्या राजकीय पक्षांशी मी बोलीनच आणि मला असं वाटतं आपण 6 तारखेला भेटू। महाराष्ट्र में हिंदी पर मचे घमासान के बीच संजय राउत का एक ट्वीट भी बहुत कुछ कह रहा है, जिसमें संजय राउत ने लिखा है, महाराष्ट्र के स्कूलों में अनिवार्य हिंदी के खिलाफ एकजुट प्रदर्शन होगा, ठाकरे ही ब्रांड है। मराठी यही एक कारण है दोनों भाइयों को साथ लाने का, और मराठी ये मुद्दा लेकर ही शिवसेना महाराष्ट्र में बड़ी हुई है। और शिवसेना से बाहर जाने के बाद राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई, तो इन्होंने भी मराठी का मुद्दा काफ़ी उछाला है और दोनों भाइयों में मराठी के मुद्दे पर सहमति हुई है, क्योंकि दोनों की राजनीति, दोनों का जनता में जो स्थान है
वो पूरी तरह से मराठी के मुद्दे पर निर्भर करता है, इसीलिए दोनों साथ आ रहे हैं। राजनीति में नेताओं के पार्टियां और मन बदलने में वक्त नहीं लगता। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव भी हैं। बीएमसी पर कब्जे के लिए एनडीए पूरी ताकत लगा चुका है और शिवसेना भी बीएमसी की सत्ता को खोना नहीं चाहती। ऐसे में अगर एमएनएस और शिवसेना यूबीटी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो राज्य का सियासी माहौल बदलने की पूरी संभावना है। उद्धव ठाकरे के मात्र 20 विधायक चुनकर आए हैं पिछले साल के विधानसभा चुनाव में। पार्टी खतरे में है। एकनाथ शिंदे अलग शिवसेना लेकर बैठे हैं, धनुष्यबाण ये चिन्ह जो है पार्टी का वो भी लेकर बैठे हैं। तो उद्धव ठाकरे के सामने पार्टी को बचाना ये सबसे बड़ा आह्वान है। और दूसरी बात, राज ठाकरे जिनका एक भी विधायक चुनकर नहीं आया और उनको भी कोई ना कोई प्रतिशत वोट तो जरूर चाहिए। तो ये दोनों की ज़रूरत है और मराठी जैसा आम आदमी को भाने वाला, मराठी लोगों को भाने वाला मुद्दा, ये दोनों चीजें साथ में आई है, इसलिए ये दोनों की जरूरत बन चुकी है। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव और राज ठाकरे का एक साथ आना एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। मोर्चा काढणं प्रत्येकाचा अधिकार आहे। एकत्र काढू दे, एकटे करू दे, दुकटे करू दे, तिकटे करू दे, हा त्यांचा प्रश्न आहे। या राज्यामध्ये सक्ती कुठली आहे तर ती मराठीचीच आहे। भारतीय जनता पार्टी मराठीसाठी कट्टर आहे। हालांकि बीजेपी को ऐसा नहीं लगता। 5 जुलाई शिवसेना उद्धव और राज की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए बहुत अहम तारीख हो गई है, जिससे कई संदेश निकलेंगे। संदेश दोनों भाइयों की भविष्य की राजनीति का। उधर महाराष्ट्र के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां कावड़ यात्रा से पहले एक बार फिर नेम प्लेट विवाद गहरा गया। 11 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत है, जो 23 जुलाई को शिवरात्रि पर जाकर पूरी होगी। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा मुजफ्फरनगर से होकर भी गुजरेगी। मुजफ्फरनगर, जहां दुकानों और ढाबों के बाहर नेम प्लेट लगाने को लेकर पिछले साल भी काफी हंगामा हुआ था, और इस साल भी नाम सार्वजनिक करने को लेकर हंगामा भी, सियासत भी शुरू हो चुकी है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर फिर से सुर्खियों में है। वजह एक बार फिर नाम बना है। नाम दुकानों का, ढाबों का, होटलों का। ग्यारह जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा का करीब 240 किलोमीटर का रूट पड़ता है, इसीलिए ये जिला बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि स्वामी यशवीर जी महाराज ने उन दुकानों और ढाबों, जिसके मालिक तो मुसलमान हैं लेकिन हिंदू नाम से दुकान और ढाबा चला रहे हैं, उनकी पहचान के लिए टीम बनाकर पहचान अभियान चलाया है। लेकिन अब इसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। पहचान अभियान की एक टीम दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर कांवड़ मार्ग पर पहुंची थी, जहां पंडित जी वैष्णो ढाबा है। टीम ने ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारियों से उनके आधार कार्ड मांगे, तो कर्मचारियों ने इससे इनकार कर दिया। आरोप है कि शक होने पर टीम ने ढाबे पर लगे बारकोड को स्कैन किया। स्कैन करने पर ढाबे के मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से निकला, जिसके बाद कुछ लोग एक होटल कर्मचारी को जबरन कमरे में ले गए और उसकी पैंट उतारने की कोशिश की, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा शांत कराया गया। अब इन्होंने पैंट तारी, पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। और क्या नाम मुझे नंगा कर ले, नंगा कर ले तो ये लोग बीमार चल रहा, देखो बीमार चल रहा, बाबूजी में बीमार चल रहा, टेक का तरह होगा तभी। अब नू देख रहे मुसलमान हो, क्या हो तू? मैं हिंदू, झूठ नहीं बोल रहा। होटल पे मैं यहाँ काम करूँ। कौन सा होटल है? एक बात और पता कीजिए। पंडित जी का। स्वामी यशवीर महाराज ने कर्मचारी की पैंट उतारने की बात को झूठा बताया है, लेकिन उन्होंने
इस बात की चेतावनी जरूर दी है जो मुस्लिम मालिक हिंदू नाम से अपनी दुकान या ढाबा चला रहे हैं, अपना सही नाम बोर्ड पर लिख लें, जिसके लिए उनके पास केवल 24 घंटे हैं। ये तो झूठ बोल रहा है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो इनके बचने के पॉइंट होते हैं कि बदमाशी तुम करो और बदमाशी बचने का अगर कभी फंसे तो कौन सा पॉइंट मारो, ये इनको सिखाया जाता है। 24 घंटे का समय है, 24 घंटे के अंदर अंदर अपना नाम लिख ले, नहीं तो यहाँ हमारा 24 घंटे के पश्चात धरना प्रदर्शन होगा और जब तक नाम नहीं लिखा जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और यहीं 24 घंटे के बाद हवन प्रारंभ हो जाएगा, भंडारा चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। मुजफ्फरनगर में होटलों और ढाबों की चेकिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कड़ा ऐतराज जताया है। एसटी हसन ने पूछा, यशवीर महाराज को चेकिंग का अधिकार किसने दिया? ये महाराज कोई अधिकारी हैं क्या पुलिस के अफसर हैं? इनको ये राइट किसने दिया कि होटलों की चेकिंग करें? ये लोग माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं। एसटी हसन के सवाल का जवाब बीजेपी नेता अजय आलोक ने दिया, जिनका कहना है कि किसी को अपनी पहचान बताने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। सांसद साक्षी महाराज ने भी कांवड़ मार्ग के दुकानदारों की पहचान उजागर करने को कहा। आपको पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? और विवाद के लिए आप विवाद खड़ा करना चाहते हैं, पहचान बताओ, अपनी दुकान लगाओ। किसने मना किया है? किसी ने तो मना किया नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ शरारती तत्व हैं जो पहचान छुपा के जानबूझ के कांवड़ यात्रा में व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी कहीं भी छंद वेश धारण करता है वो ठीक नहीं है। तो यही हमारे योगी जी ने कहा है कि जो दुकानें लगाई जाए वो खुले नाम से लगाई जाए, उसमें कुछ छुपके करने का छंद वेश धारण न किया जाए। और उसकी हमारी सरकार कम से कम उत्तर प्रदेश इस बात की चिंता करेगी कि छंद वेश से किसी का दीन ईमान खराब न किया जा सके। इससे पहले 25 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए थे, कांवड़ मार्गों पर खुले में मांसाहारी भोजन नहीं बेचा जाना चाहिए। कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की कीमत तय होनी चाहिए और हर दुकानदार को अपना नाम प्रदर्शित करना होगा, जैसे पिछले साल किया था। अपनी किसी हिंदू देवी देवता के नाम से अपने रेस्टोरेंट का, ढाबे का नाम न रखे, उनको सख्ती के साथ निर्देशित किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी इस बात के निर्देश दिए गए थे और मुझको तो काफी परिवर्तन उसके अंदर हुआ है। कोई इस प्रकार का व्यक्ति पाया तो उस पर कार्रवाई होगी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान नाम का विवाद नया नहीं है। पिछले साल भी इसे लेकर हंगामा हुआ था। 2024 में पुलिस ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों को निर्देश दिए थे, वो अपनी अपनी दुकानों पर प्रोपराइटर या फिर काम करने वालों का नाम जरूर लिखें, ताकि कांवड़ियों में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। तब किसी ने अपने ठेले पर आरिफ आम वाला तो किसी ने निसार फल वाला की पर्ची लगाकर टांग ली थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रास्ते में दुकानदारों की नेम प्लेट लगाने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा, दुकानदार केवल अपने भोजनालयों में परोसे जाने वाले भोजन की किस्म को प्रदर्शित करेंगे। लेकिन 2 महीने बाद ही योगी सरकार ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सभी रेस्तरां और भोजनालयों के संचालकों, मालिकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के नाम और पते प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आदेश जारी कर दिया और 1 साल बाद अब एक बार फिर नाम का विवाद सुर्खियों में है। और अब बात कुदरत के क्रोध की, जो पहाड़ों से लेकर मैदान तक जारी है। पहाड़ों में बादल फटने, लैंडस्लाइड की घटनाएं लोगों को डरा रही हैं और ऐसा लग रहा है प्रकृति अपने दोहन का जैसे प्रतिशोध लोगों से ले रही हो। हिमाचल और उत्तराखंड में लोग आसमानी आफत से त्राहिमाम कर रहे हैं। मैदानों का हाल भी अलग नहीं है। कुदरत के इस अटैक पर यह स्पेशल रिपोर्ट। ये कुदरत का क्रोध है, प्रकृति का प्रतिशोध है, पहाड़ों की दहाड़ है, मुसीबत बादल फाड़ है। हिमाचल और उत्तराखंड से आ रही ये तस्वीरें अब लोगों को डरा रही हैं, सहमा रही हैं, भयभीत कर रही हैं। पानी का ये वेग, टूटते पहाड़ों का ये शोर, ये बताने के लिए काफी है कुदरत कितनी क्रोधित है। पानी का ये रौद्र रूप बड़ी तबाही मचा सकता है। हिमाचल में पिछले दिनों कई जगह बादल फटने की घटना सामने आई थी। धर्मशाला में बादल फटने के कारण अचानक सैलाब आ गया, जिसके कारण इंदिरा प्रियदर्शनी जल विद्युत परियोजना के काम के लिए जुटे कई मजदूर बह गए थे।
जिनके रेस्क्यू के लिए अभी भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से आई सैलाब की इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। पानी के इस वेग को महसूस कीजिए। जहां से ये पानी गुजर रहा है उस रास्ते में बने इन घरों को देखिए। सोचिए, पानी अगर विकराल रूप लेता है या इन घरों की नींव को खोखला करता है तो कितनी बड़ी तबाही मच सकती है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से डैम भी ओवरफ्लो होने लगे हैं। ऐसे में इनके गेट खोलने के बाद नदियों में पानी बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी आसमानी आफत जारी है। यहाँ इंसान ही नहीं, जानवर भी कुदरत का क्रोध झेल रहे हैं। बारिश के बाद आई बाढ़ में यहाँ एक बैल बह गया। घटना सुजानपुर के बैरी खड्ड की है। रफ्तार इतनी तेज थी, किनारे पर खड़े बैल को भी बहा कर ले गई। घटना के बाद प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मंडी के बाद शिमला की तस्वीर देखिए। यहाँ के खलीनी इलाके में भारी बारिश की वजह से निर्माणाधीन मकान का पूरा हिस्सा गिर गया। शिमला की पंथा घाटी जुनगा रोड पर लैंडस्लाइड हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल में ब्यास नदी में आई बाढ़ की वजह से भारी नुकसान हुआ है। मनाली से रोहतांग जाने वाली सड़क पूरी तरह से बह गई है। ये सड़क मनाली रोहतांग मुख्य मार्ग को ओल्ड मनाली से जोड़ती है। मनाली में इस वक्त हम हैं और यहाँ सामने हम देख सकते हैं ये जो सड़क का हिस्सा है पुल के साथ लगता है, ये बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो गया है। और ऊपर जो ओल्ड मनाली की तरफ जाने वाले रोड हैं उसकी जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से टूट गई है। ऊपर एक आर्मी का ट्रांजिट कैंप है, उसकी कनेक्टिविटी भी इसकी वजह से टूट गई है। तस्वीरें उत्तराखंड की भी अलहदा नहीं है। यहाँ भी आसमानी आफत से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी नदियों में सैलाब है, पहाड़ टूट रहे हैं, सड़कें पुल बह गए हैं। बारिश और उसके बाद आए सैलाब के बीच उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का एक वीडियो वायरल है जिसमें 2 युवक उफनते सैलाब को पार करते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में पीसीएस प्री परीक्षा थी। बताया जा रहा है कि दोनों युवक पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे थे। वीडियो मयाली और बधानी ताल के पास की सड़क का बताया जा रहा है, जहां सैलाब के कारण मुनियाघर और पैठी के बीच बनी अस्थायी पुलिया बह गई। देखिए कैसे दोनों युवक सैलाब को पार कर रहे हैं। ये एक के बाद एक पत्थरों पर कूदकर नदी को पार करते हैं। इस दौरान इनकी एक चूक इन्हें भारी मुश्किल में डाल सकती थी। गनीमत ये रही दोनों युवकों ने सही सलामत इस सैलाब को पार कर लिया। उत्तराखंड के चमोली में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश की वजह से नंद किशोरी इलाके में एक कार मलबे में फंस गई। राहत की बात यह रही ड्राइवर सुरक्षित बच गया। चमोली में मलबा हटाने का काम जारी है। चमोली के पास लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। सड़क बंद होने की वजह से करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, जिसके कारण यात्री बेहद परेशान दिखे। जाम में एम्बुलेंस भी फंस गई। तो ये तस्वीर हम आपको आगे की दिखाते चलें। देखिए एक एम्बुलेंस भी आपको फंसी हुई नज़र आएगी इस लैंडस्लाइड की वजह से। देखिए कितनी ज़्यादा परेशानी जो है वो तमाम लोगों को झेलनी पड़ती है। सिर्फ आम लोगों को नहीं बल्कि जो घायल हैं जिनको उपचार की ज़रूरत है वो लोग भी देखिए इस वक्त यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो कोई सरकारी व्यवस्था की गाड़ी हो या फिर तो तमाम यात्री हैं वो भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। चमोली के बाद ऋषिकेश का भी हाल देखिए, जहां गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। लाउड स्पीकर से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लोगों को गंगा किनारे नहीं जाने की चेतावनी दी जा रही है। हालात को देखते हुए एसडीआरएफ, आपदा राहत दल, जल पुलिस अलर्ट पर है। आपने पहाड़ों का हाल तो देख लिया, अब जरा मैदान की तस्वीर भी देखिए। कई किलोमीटर लंबे इस जाम ने 3 लोगों की जान ले ली।
मामला एमपी के देवास का है, जहां निर्माण कार्य और बारिश के कारण भारी जल जमाव हो गया था, जिसके चलते लंबा जाम लग गया, जिसमें फंसने से 3 लोगों की मौत हो गई। पहली मौत गारी पीपलिया गांव निवासी संदीप पटेल की हुई। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन कार ट्रैफिक में फंस गई। इसके अलावा बीजलपुर निवासी किसान कमल पंचाल और शुजालपुर निवासी कैंसर रोगी बलराम पांडे की जान भी इस जाम में फंसने के कारण चली गई। जितना मजबूतीकरण होना चाहिए था सर्विस रोड का, उतना एनएचआई के द्वारा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। क्योंकि गड्ढे भी हो गए हैं और ट्रैफिक भी बढ़ा है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी हमारे अधिकारी जो हैं वो फील्ड में हैं। झारखंड के जमशेदपुर में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिले के कोवली थाना में लवकुश आवासीय स्कूल में अचानक पानी भर गया, जहां छोटे छोटे 162 स्कूली बच्चे पानी में फंस गए। जमशेदपुर पुलिस जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची और स्कूल में फंसे बच्चों का रेस्क्यू किया गया। पहाड़ हो या मैदान, कुदरत का क्रोध हर तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने की, प्रशासन के अलर्ट पर ध्यान देने की, ताकि किसी भी हादसे से खुद को सुरक्षित रखा जा सके। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने दावा बड़ा किया है। IAEA के मुताबिक ईरान के पास अभी भी परमाणु बम बनाने की क्षमता है। IAEA ने चेतावनी भी दी है कि अगले कुछ महीने में ईरान परमाणु बम बना सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब देखिए, सवाल ये कि ईरान ने कैसे अमेरिका के हमले से भी अपनी यूरेनियम को बचा लिया। इसी को लेकर दिखाते हैं आपको खमैनी का कोड 400। युद्ध, ईरान और इजरायल का एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला। अमेरिका ने की बमबारी, रूस ने दी धमकी। वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर आ गई दुनिया। और फिर 12 दिन बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। बड़ा सवाल, जिस 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को खत्म करने के लिए युद्ध हुआ, उस यूरेनियम का क्या हुआ? क्या खामेनी उस यूरेनियम को बचा ले गए जिससे एटम बम बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब खामेनी एटम बम बनाकर अमेरिका इजरायल को बिना युद्ध के हरा देंगे? खामेनी का कोड 400 आज डिकोड करेंगे। वो यूरेनियम जिसे ईरान ने सालों तक ऐसे ही परमाणु केंद्रों में जमा किया। अमेरिका की कई सरकारें उसे खत्म करने पर तुली रही। जिस यूरेनियम को इजरायल ने अपने वजूद पर संकट माना, और अब ईरान का दावा है कि उसने अपना 60% संवर्धित यूरेनियम बचा लिया है। तो क्या अमेरिका को इसका अंदाजा नहीं था? आखिर उस यूरेनियम का राज क्या है? युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन यूरेनियम कहां है? क्या अब भी ईरान परमाणु बम बना पाएगा? क्या खामेनी का मिशन पूरा होगा? युद्ध के पीछे है यूरेनियम। पाताल लोक से लेकर ईरान के ऐसे न्यूक्लियर लैब तक, आज यूरेनियम की पूरी कहानी। जिस वक्त ईरान इजरायल के हमले झेल रहा था, जिस वक्त अमेरिका ईरान पर सबसे शक्तिशाली बम मारने की तैयारी कर रहा था, उसी वक्त ईरान की सरकार ने इन 16 ट्रकों को अपने परमाणु ठिकानों पर भेजा। कुछ इसी तरह ईरान के फोर्डो परमाणु केंद्र में ट्रक दाखिल हुए, 200 फीट नीचे परमाणु केंद्र में ले जाने वाली टनल से। इतनी बड़ी संख्या में ट्रकों की हलचल पहले कभी नहीं देखी गई थी, जिससे लगा कि कोई संवेदनशील सामान शिफ्ट किया जा रहा है।
ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि जब वो ट्रक टनल से बाहर निकले तो उनमें था 400 किलो यूरेनियम और कई सेंट्रीफ्यूज, जिसे बनाने में ईरान ने 40 साल लगा दिए। अमेरिकी हमले से ठीक पहले इन्हीं ट्रकों से ईरान ने यूरेनियम भंडार को शिफ्ट कर दिया, लेकिन कहां, इसकी आज पड़ताल करेंगे। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के साथ ये दावा किया गया है कि ट्रक के अलावा बुलडोजर भी फोर्डो परमाणु केंद्र के मेन गेट तक जाने वाली टनल के मुहाने पर दिखे। ये टनल को बंद करने या सील करने का काम कर रहे थे ताकि जांच या आगे के हमलों से बचा जा सके। इन तस्वीरों के आधार पर माना गया कि अंदर रखी चीजों को छुपाने या सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाने की कोशिश की गई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के मुताबिक टनल के गेट को गंभीर नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि टनल हमले की आशंका से पहले ही बंद कर दी गई थी या हमले में उन्हें नुकसान हुआ। यानी एक तो वहां से परमाणु भंडार निकाल लिया गया था और ऊपर से परमाणु लैब भी पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद पहली बार सामने आकर ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने ईरानी टीवी पर इसका ऐलान भी किया। जो कुछ हुआ ट्रंप ने उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला करके अमेरिका कुछ खास हासिल नहीं कर सका। अमेरिका ने जो हमला किया निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्वतंत्र रूप से आपराधिक अभियोजन के अधीन है, लेकिन वे कुछ भी महत्वपूर्ण करने में विफल रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि जितनी तबाही हुई है, क्या ईरान अब भी एटम बम बना सकता है? इस सवाल को लेकर हम एक्सपर्ट के पास पहुंचे। कहीं न कहीं ईरान को ये संतुष्टि है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरी तरह से डिसमेंटल नहीं हुआ है, और जो ईरान की अपनी एक पार्टनरशिप है, चाहे वो रशिया के साथ में, चाइना के साथ जिस तरीके का एक अंडरस्टैंडिंग है, और जिस तरीके का ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट चाइना दे रहा है, तो ईरान को भी एक आशा की किरण है कि दोबारा से अपने मिलिट्री और न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। मतलब खेल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, मगर लोगों के मन में अब भी सवाल बचा हुआ है कि आखिर दुनिया के सबसे खतरनाक विमान से मदर ऑफ ऑल बॉम्ब GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराकर भी अमेरिका ईरान का क्यों कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस बारे में अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की रिपोर्ट ये कहती है कि हमले की वजह से ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ महीने पीछे गया है, करीब 3 से 6 महीने तक। CNN के मुताबिक इस असेसमेंट की जानकारी 7 लोगों को थी और उन्होंने इसकी पुष्टि की है, जबकि हमलों के बाद ट्रंप बार बार ये कहते रहे हैं कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है।
Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. As you know, last weekend the United States successfully carried out a massive precision strike on Iran's nuclear enrichment facilities, and it was very, very successful. It was called obliteration. व्हाइट हाउस और ट्रंप ने DIA की रिपोर्ट को खारिज करते हुए FBI से लीक की जांच शुरू करवा दी है। अब ट्रंप कह रहे हैं कि इतने बड़े यूरेनियम भंडार को निकालना बहुत खतरनाक और भारी काम होता है। We think we hit them so hard and so fast they didn't get to move. And if you knew about that material, it's very hard and very dangerous to move. In many people, they call it dust, but it's very, very heavy. It's very, very hard to move. And they were way down. You know, they're 30 stories down. They're literally 30, 35 stories down underground. लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि हमला इतना भीषण था तो नुकसान कम कैसे हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस बात का अंदाजा था कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की संभावना बनी तो वो अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कहीं और ले जाने की कोशिश करेगा। हालांकि अमेरिकी प्रशासन कह रहा है कि उनके पास ऐसा कोई संकेत नहीं था कि स्ट्राइक से पहले यूरेनियम भंडार हटाया गया। इजराइल का भी यही अनुमान है कि फोर्डो परमाणु केंद्र में उम्मीद से कम नुकसान हुआ। हालांकि इजरायली अधिकारियों का मानना है कि हमले के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम 2 साल पीछे चला गया है, बशर्ते ईरान बिना रुकावट के उसे फिर से बना पाए, जो इजराइल होने नहीं देगा। यानी अमेरिका और इजराइल दोनों को ही अब ये लग रहा है कि हमला मुकम्मल नहीं हो पाया। ईरान की पहाड़ियों पर 200 फीट नीचे जिस फोर्डो परमाणु केंद्र को 2009 में बनाया गया था, खास तौर पर बाहरी हमलों और हवाई बमबारी से महफूज रखने के लिए, अमेरिका के इस हमले में सिर्फ सतह पर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली के सिस्टम और यूरेनियम प्रोसेसिंग से जुड़ी मशीनों को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे जमीनी सुविधाएं नष्ट हुई। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी गहराई में ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से खत्म करना असंभव है। एक ओपिनियन ये है कि जब अटैक हुआ फोर्डो पे, और उससे पहले ही ईरान ने वहाँ से अपने सारे जो संयंत्र हैं और जो यूरेनियम है उनको हटा लिया गया। और ये बात विटनेस भी हुआ कि वहाँ पे करीब 50-60 गाड़ियाँ भी देखी गई कि कुछ एक्टिविटीज़ पहले हुई थी। हालांकि IAEA के प्रमुख ग्रोसी का दावा है कि फोर्डो साइट पर जो बहुत ताकतवर बम गिराए गए, उनकी वजह से वहां यूरेनियम को संवर्धित करने वाली मशीनें सेंट्रीफ्यूज अब काम नहीं कर रही हैं। ये बहुत तेज और सटीक तरीके से घूमती है और अगर वहां जोरदार कंपन या झटका लगे तो मशीनें जल्दी खराब हो जाती हैं। इस मशीन की अहमियत आगे आपको बताएंगे। फिलहाल ये अनुमान है क्योंकि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर हुए नुकसान की कोई डिटेल अब तक साझा नहीं की है और पूरी दुनिया फिलहाल कयास ही लगा रही है। यूरेनियम भंडार की मौजूदा लोकेशन को लेकर भी भ्रम है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये फोर्डो में था। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि कुछ हिस्सा नतांज में था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA कह रही है कि अधिकतर भंडार इस्फहान में था, जहां ईरान के रिएक्टर और बाकी सुविधाएं हैं। जबकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान ने भंडार को कई जगहों पर फैला दिया है। लेकिन जिस संवर्धित यूरेनियम को ईरान अज्ञात ठिकानों पर लेकर चला गया है, आखिर उसमें और परमाणु बम के बीच में कितनी दूरी है, इसे भी आपको समझना जरूरी है। धरती से निकाले गए रॉ यूरेनियम में यूरेनियम 238 की मात्रा 99.27% और यूरेनियम 235 की मात्रा 0.72% होती है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 की ही जरूरत होती है, क्योंकि यूरेनियम 235 ही आसानी से टूटकर भारी ऊर्जा छोड़ता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए सिर्फ 3 से 5% तक संवर्धित यूरेनियम चाहिए, लेकिन बम के लिए यूरेनियम को कम से कम 20% और आमतौर पर 90% तक संवर्धित करना पड़ता है। इसी को वेपन्स ग्रेड बोलते हैं।
यूरेनियम संवर्धन यानी इनरिचमेंट का मतलब है यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाना और यूरेनियम 238 को हटाना। लेकिन ये होता कैसे है? तो इसका सबसे सामान्य तरीका है सेंट्रीफ्यूज तकनीक। इसके लिए कांच या प्लास्टिक की ट्यूब में यूरेनियम को 70,000 चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घुमाया जाता है। भारी यूरेनियम 238 किनारों की तरफ चला जाता है, जबकि हल्का यूरेनियम 235 केंद्र में रह जाता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जब तक यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ती नहीं जाती। बिना संवर्धन के यूरेनियम विस्फोट नहीं कर सकता। संवर्धित यूरेनियम ही परमाणु बम का मुख्य ईंधन है और इसी तरीके का ईरान अपने नतांज और फोर्डो प्लांट्स में इस्तेमाल करता है और इसी सेंट्रीफ्यूज के नुकसान का दावा IAEA कर रहा है और इसी का डर अमेरिका और इजराइल को है। IAEA ने बताया है कि हमले से ठीक पहले निरीक्षण के दौरान उन्होंने यूरेनियम भंडार देखे थे। ईरानियों ने कहा था कि अगर खतरा हुआ तो वो इस सामग्री को हटा देंगे और उनके कंटेनर इतने छोटे थे कि किसी कार की डिक्की में भी फिट हो सकते थे। अभी वो 18 ट्रक चले गए, वो एनरिच यूरेनियम बना के लेके गए या विदाउट एनरिचमेंट के हो गए, जो भी है। अगर ट्रक चले गए, अगर एनरिच है तो डायरेक्ट को बम बनाने में यूज किया जा सकता है, और एनरिच नहीं है तो वापस फैक्ट्री में ला के उसको एनरिच करना पड़ेगा। तो ये एनरिच यूरेनियम बनाने का प्लांट वो दोबारा बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईरान के यूरेनियम छिपा लेने के दावों के बीच अमेरिका अब कह रहा है कि फोर्डो में भले कम नुकसान हुआ, लेकिन नतांज और इस्फहान परमाणु केंद्रों की तबाही उसे परमाणु बम आसानी से नहीं बनाने देगी। नतांज और फोर्डो में यूरेनियम का संवर्धन होता है, जबकि इस्फहान में ईरान कच्चे यूरेनियम को प्रोसेस करता है। अमेरिका का दावा है कि फोर्डो जितनी गहराई में नतांज नहीं है, इसीलिए उसे काफी नुकसान पहुंचा है। नतांज का एनर्जी एनरिचमेंट प्लांट का ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया है। इसी तरह इस्फहान में यूरेनियम मेटल प्रोसेसिंग फैसिलिटी थी, जो हथियार में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम गैस को ठोस में बदलने की सुविधा थी, उसको काफी नुकसान पहुंचा है। This is a dangerous, violent, radical regime. Not the Iranian people. We have no problem. We didn't hit Iranian people last night. We hit nuclear facilities. और अमेरिकी एक्सपर्ट मानते हैं कि इस कन्वर्जन फैसिलिटी को हुए नुकसान से एटम बम बनाने की प्रक्रिया में बड़ी रुकावट पैदा होगी, जिससे बनाने में शायद सालों लग जाएंगे। ईरान और अमेरिका के दावों के बीच एक बड़ा खुलासा ईरानी अधिकारियों के हवाले से किया गया है कि देश के पास एक और परमाणु केंद्र है जो एक सुरक्षित और अभेद जगह पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये नई साइट नतांज के पास कूहे कोलांग गाजला पहाड़ के नीचे हो सकती है, जो समुद्र तल के करीब 1 मील ऊंचा है। इसका मतलब ये है कि ये फोर्डो से लगभग दोगुनी गहराई में हो सकती है और ये डैमेज जो हुआ है ये डिले करेगा और एक जगह से संयंत्र को उठा के दूसरे जगह भी आप ले जाते हो। और यही राहत अमेरिका को मिली है कि हमने कुछ समय के लिए ईरान को आगे बढ़ा दिया। अब इतने आसानी से ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को अचीव नहीं कर पाएगा। अमेरिका जब फोर्डो को तबाह नहीं कर पाया तो कूहे कोलांग गाजला एक नई चुनौती बनकर उभरेगा, अगर यूरेनियम अभी वहां पर रखा है तो। वैसे ईरान 60% यूरेनियम संवर्धित करने वाला इकलौता गैर परमाणु देश है। IAEA को इसी से दिक्कत हुई, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने IAEA से सभी संबंध तोड़ने का ऐलान किया है। इससे पहले 2015 के JCPOA समझौते के तहत ईरान ने अपनी साइट्स पर कैमरे, सेंसर और सेंट्रीफ्यूज मॉनिटरिंग की इजाजत दी थी। IAEA ने ही 12 जून को रिपोर्ट दी थी कि ईरान ने 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट कर लिया है, जो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, जिसके बाद ही इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया था। वक्त का पहिया घूमा और खामेनेई 400 किलो यूरेनियम भंडार बचाने में सफल हो गए। इस पर अब किसी को शक नहीं है। खामेनेई का कोड 400 यानी 400 किलो यूरेनियम से परमाणु बम बनाने का सपना पूरा होगा या नहीं, ये समय के साथ साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका के सबसे बड़े हमले को झेलकर भी ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर
कायम है और दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर है जहां से ईरान परमाणु बम बनाना फिर शुरू करेगा और अमेरिका, इजराइल उसे रोकने की कोशिश करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।